हो गया? ओके, देखो दिस इज एन अनपोलराइज्ड बीम ऑफ लाइट. कैसे पता चला अनपोलराइज्ड बीम है ये? बिकॉज यहाँ पर तुमको एरोज भी दिख रहा है और डॉट्स भी दिख रहा है, दोनों दिख रहा है, ठीक है ना. सो इट्स वेरी ऑब्वियस डिस्कशन कि अगर ये अनपोलराइज्ड बीम ऑफ लाइट इन एटम्स के पास जाके पहुँचेगा तो एटम्स क्या करेगा इस लाइट को? एब्जॉर्ब करेगा, ऑब्वियस है राइट. बिकॉज एटम्स के अंदर क्या होते हैं? इलेक्ट्रॉन्स होते हैं. तो इलेक्ट्रॉन्स क्या करेंगे? इस एनर्जी को एब्जॉर्ब करेंगे. दे विल गेट एक्साइटेड एंड दे विल स्टार्ट वाइब्रेटिंग, राइट. इज दैट क्लियर? नाउ फिर से सोचना क्या किया तुमने. एक बार लाइट आया, एटम्स ने एब्जॉर्ब किया, एटम्स के अंदर जितने सारे इलेक्ट्रॉन्स हैं ना, सारे के सारे कूदना चालू करते हैं, ऊपर नीचे, राइट. और वो लोग अगर कूदना चालू करेंगे मतलब दे आर एक्सीलरेटेड. सो व्हाट विल द इलेक्ट्रॉन्स और व्हाट विल द एटम्स इन टर्न डू? क्या करेगा ये लोग? फिर से खुद का वेव, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव छोड़ना चालू करेगा, राइट. दैट मीन्स ये जो मैंने प्रोसेस अभी तुम लोग को बताया, दिस इज अ प्रोसेस वेयर फर्स्ट लाइट इज एब्जॉर्ब देन इमिटेड, एब्जॉर्ब एंड इमिटेड. समझ में आया? तो एटमॉस्फेयर में स्कैटरिंग ऑफ लाइट पढ़ा होगा ना तुम लोगों ने क्लास 9 या 10 में. स्काई क्यों ब्लू दिखता है, सब पढ़ा होगा ना, ऑप्टिक्स में भी पढ़ा होगा आई थिंक सो, राइट. तो स्कैटरिंग ऑफ लाइट बोलता है. इसी रीजन के कारण लाइट स्कैटर करता है. सन से लाइट आता है, जब वो एटमॉस्फेयर के थ्रू पास करता है तो एटमॉस्फेयर के एटम्स उस लाइट को एब्जॉर्ब कर लेते हैं. एब्जॉर्ब करके खुद ब खुद एक्साइट हो जाते हैं. और खुद ब खुद एक्साइट होने के बाद ये सारे एटम्स क्या करते हैं? दे स्टार्ट इमिटिंग देयर ओन वेव्स. सीरीज एब्जॉर्प्शन एंड इमिशन. इज दैट क्लियर? तो इस तरीके से स्कैटरिंग हो जाता है, चारों तरफ वेव चला जाता है, ठीक है. ओके फाइन. अभी ना ये तो ये वाला कहानी हो गया, चारों तरफ स्कैटर कर रहे हैं. अभी इस केस को ध्यान से देखते हैं. देखो दिस इज एन अनपोलराइज्ड बीम ऑफ लाइट. और कल मैंने तुम लोगों को सिखाया था कि एक अनपोलराइज्ड बीम ऑफ लाइट को हम ऐसे दो वेक्टर्स में ना, दो डायरेक्शंस में रिजॉल्व करके एक अलोंग एक्स एक अलोंग वाई ऐसे करके रिप्रेजेंट कर सकते हैं, मतलब दो एरो से रिप्रेजेंट कर सकते हैं. इज दैट क्लियर? ओके. तो ये क्या? दिस इज एटमॉस्फेयर के एक एटम है. अभी जब ये अनपोलराइज्ड बीम ऑफ लाइट जाके इस एटम के साथ इंटरैक्ट करेगा, भाई बीम ऑफ लाइट बना हुआ किससे? इलेक्ट्रिक फील्ड से. इलेक्ट्रिक फील्ड तो चार्जेस पे क्या लगाता है? फोर्स लगाता है. तो अभी इस एटम के थ्रू अगर ये इलेक्ट्रिक फील्ड, मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड के साथ अगर इंटरैक्ट करेगा तो इलेक्ट्रिक फील्ड जिस डायरेक्शन में, उसी डायरेक्शन में इलेक्ट्रॉन्स क्या करेंगे? ऑसिलेट करेंगे. ऑब्वियस है, जिस तरफ उन पे फोर्स लगेगा उसी तरफ ये लोग क्या करेंगे? ऑसिलेट करेंगे. इज दैट क्लियर? दैट मीन्स द इलेक्ट्रॉन्स विल बी ऑसिलेटिंग अलोंग दिस डायरेक्शन एंड द इलेक्ट्रॉन्स विल आल्सो बी ऑसिलेटिंग अलोंग दिस डायरेक्शन. ट्राई टू अंडरस्टैंड. बात समझ में आया? ओके. तो टेल मी समथिंग. अगर इस एटम से 90 डिग्री पे, नॉट एटम से 90 डिग्री, मतलब ये जो इनिशियल पाथ है, ये इनिशियल पाथ है जिसके अलोंग हमारा अनपोलराइज्ड बीम ऑफ लाइट ट्रैवल कर रहा था, उससे अगर 90 डिग्री पे मैं कोई लोकेशन ढूंढूं, किस डायरेक्शन पे? 90 डिग्री पे. क्या इस डायरेक्शन, इस पर्टिकुलर डायरेक्शन पे इस इलेक्ट्रिक फील्ड का कोई भी कंपोनेंट आएगा? खुद सोच के देखो. क्या इस इलेक्ट्रिक फील्ड का कोई भी कंपोनेंट इस डायरेक्शन आएगा? क्या नहीं आएगा यार. दिस इज द वेरी बेसिक ऑफ वेक्टर्स, राइट. वेक्टर्स के परपेंडिकुलर डायरेक्शन में कोई कंपोनेंट नहीं आता. बात समझ में आया? तो अभी अगर मैं तुमको पूछूं कि तुम्हारे पास ना दो इलेक्ट्रिक फील्ड के वेक्टर्स हैं, एक ऐसा वर्टिकल है, एक ऐसा हॉरिजॉन्टल है, तो कौन सा इलेक्ट्रिक फील्ड का एनर्जी इस डायरेक्शन में प्रोपोगेट करेगा? इट कैन नॉट बी दिस, बिकॉज इस फील्ड का कोई भी कंपोनेंट इस चोजन डायरेक्शन में नहीं आ रहा. तो अगर यहाँ पर कोई आंख है, इसको कोई चीज अगर दिखाई दे रहा है तो उसके पास कौन सा फील्ड पहुंचा होगा? ये वाला फील्ड पहुंचा होगा. Are you hearing the point what I am trying to say? सिर्फ ये वाला फील्ड ही यहाँ तक एनर्जी भेज सकता है, ये वाला फील्ड ही सिर्फ यहाँ तक पहुँच सकता है. Is that clear? पक्का? तो यहाँ पर सिर्फ अगर एक ही कंपोनेंट पहुँच रहा है तो इस तरफ के लाइट को हम क्या कह देंगे? पोलराइज्ड बीम ऑफ लाइट. बात समझ में आ रहा है नहीं आ रहा? दैट मीन्स बहुत सिंपल है. जिस डायरेक्शन में एक्चुअल अनपोलराइज्ड बीम ऑफ लाइट जिस तरफ ट्रैवल कर रहा था, उसके परपेंडिकुलर डायरेक्शंस में दोनों कंपोनेंट्स पहुंच नहीं पाएंगे. दोनों में से सिर्फ एक ही कंपोनेंट पहुंचेगा, और इसका रीजन मैंने तुमको जस्ट नाउ समझाया. इज दैट क्लियर? तो इस डायरेक्शन में सिर्फ एक कंपोनेंट पहुंचेगा, और सिर्फ एक कंपोनेंट अगर पहुंचता है, दैट मीन्स दोस ऑसिलेशंस आर कन्फाइंड इन ए सिंगल प्लेन. In such a case,
such oscillations will be called as what? Such a wave will be called as what? Polarized light, right? तो इस डायरेक्शन में जो लाइट पहुंच रहा होगा वो क्या है? पोलराइज्ड है। और इस डायरेक्शन में सेम कहानी है, इस वाले हॉरिजॉन्टल वेक्टर का कोई भी कंपोनेंट इस तरफ नहीं पहुंचेगा, सिर्फ वर्टिकल कंपोनेंट का एनर्जी यहाँ तक पहुंचेगा। तो इस तरफ जो लाइट प्रोपोगेट कर रहा होगा स्कैटरिंग के बाद, मतलब एटम्स ऑब्जर्व कर लिया फिर लाइट भेज रहा है, तो अगर ये ओरिजिनल डायरेक्शन ऑफ अनपोलराइज्ड बीम है, उसके परपेंडिकुलर डायरेक्शन में जो लाइट ट्रैवल करेगा, मैंने क्या कहा, ये अगर ओरिजिनल पाथ है अनपोलराइज्ड बीम का, तो इस पाथ के जो परपेंडिकुलर डायरेक्शंस में जो लाइट स्कैटर होगा दे विल ऑलवेज बी पोलराइज्ड लाइट। बात समझ में आया? दैट इज द रीजन हमने यहाँ पर टॉपिक का नाम क्या दिया? पोलराइजेशन बाय स्कैटरिंग। बात समझ में आया? सिर्फ एंड सिर्फ ओरिजिनल पाथ के दो परपेंडिकुलर डायरेक्शंस में। क्या बाकी डायरेक्शंस में लाइट नहीं जाएगा क्या? बाकी डायरेक्शंस में भी लाइट जाएगा, अरे चारों तरफ जाएगा, लेकिन बाकी रास्तों में जो लाइट जाएगा दैट विल बी ए अनपोलराइज्ड बीम ऑफ लाइट। सिर्फ परपेंडिकुलर डायरेक्शन में जो लाइट होगा दैट विल बी ए पोलराइज्ड बीम ऑफ लाइट। याद रहेगा ये चीज? क्लियर? कोई ये वेव ऑप्टिक्स का लास्ट टॉपिक है, रिफ्लेक्शन बाय पोलराइजेशन बाय रिफ्लेक्शन। बहुत ही सिंपल है। देखो, दिस इज एन अनपोलराइज्ड बीम ऑफ लाइट, एरोज डॉट्स दोनों प्रेजेंट है। तो किसी भी सरफेस पर अगर लाइट गिरता है ना तो तीन चीज़ें होता है, 3 थिंग्स। कैन यू टेल मी क्या क्या होता है? रिफ्लेक्शन, रिफ्रैक्शन और एब्जॉर्प्शन, ठीक है ना? तो एब्जॉर्प्शन को अभी फिलहाल इग्नोर कर रहे हैं, ठीक है? विल कंसंट्रेट ओनली ऑन द रिफ्लेक्शन वाला पार्ट एंड रिफ्रैक्शन वाला पार्ट, ठीक है? तो नेचर में ये देखा गया है कि जब लाइट गिर के रिफ्लेक्ट होता है ना और रिफ्रैक्ट होता है, तो रिफ्लेक्टेड लाइट इज ए पार्शियली पोलराइज्ड लाइट। पाया गया है जो लाइट रिफ्लेक्ट करके हमारे पास पहुंचता है वो पार्शियली पोलराइज्ड होता है। ना पार्शियली पोलराइज्ड का मतलब क्या है? क्योंकि अब तक हमने जो डिस्कशन किया था इसमें अनपोलराइज्ड के बारे में डिस्कस किया या पोलराइज्ड के बारे में डिस्कस किया। पार्शियली पोलराइज्ड का मतलब क्या है? इफ़ यू सी द डायग्राम प्रॉपर्ली, यहाँ पर डॉट्स ज़्यादा है और एरोस क्या है? कम है। सो ऐसा अगर सिचुएशन आता है तो ऐसे सिचुएशन में हम लाइट को क्या कहते हैं? वी कॉल इट एज पार्शियली पोलराइज्ड लाइट, राइट? इज दैट क्लियर? ओके। तो रिफ्लेक्टेड लाइट कितना ज़्यादा पोलराइज्ड होगा ये भी पाया गया कि डिपेंड्स ऑन द एंगल ऑफ इंसिडेंस। अगर मैं एंगल ऑफ इंसिडेंस को बदलते जाऊँ, एंगल ऑफ इंसिडेंस मतलब कौन सा एंगल? ये वाला एंगल। इस एंगल को अगर मैं बदलते जाऊँ सो इस रिफ्लेक्टेड लाइट का कितना पोलराइजेशन है वो भी बदलते जाएगा। बात समझ में आया? और ऐसा देखा गया कि फॉर ए पर्टिकुलर एंगल ऑफ इंसिडेंस, मैंने क्या कहा? ये पाया गया कि फॉर ए पर्टिकुलर एंगल ऑफ इंसिडेंस द रिफ्लेक्टेड लाइट इज कंप्लीटली पोलराइज्ड। बात समझ में आया? और जिस एंगल ऑफ इंसिडेंस पे ये होता है, जैसे कि इस पिक्चर को देख, यहाँ पर जो रिफ्लेक्टेड लाइट है उसमें सिर्फ डॉट्स दिख रहा होगा तुमको, एरोस नहीं दिख रहा। और ये जो होगा फॉर ए स्पेशल एंगल ऑफ इंसिडेंस, फॉर ए वेरी वेरी पर्टिकुलर एंगल ऑफ इंसिडेंस, और इस एंगल ऑफ इंसिडेंस को हम क्या बुलाते हैं? IB, ब्रूस्टर्स एंगल बुलाते हैं। BREWSTER', ब्रूस्टर्स एंगल। नाम को लाइट लो, ठीक है ना? मतलब उस पर्टिकुलर एंगल पे तुम्हारा जो रिफ्लेक्टेड लाइट है वो कंप्लीटली पोलराइज्ड। यहाँ तक सबको समझ में आता है। लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये बनता है कि सर ये समझ में आया कि रिफ्लेक्टेड लाइट कंप्लीटली पोलराइज्ड हो जाएगा, लेकिन उसका प्लेन ऑफ पोलराइजेशन क्या होगा? मतलब कौन से प्लेन में आपका इलेक्ट्रिक फील्ड लाई करेगा? अगर वो प्लेन पोलराइज्ड है मतलब एक यूनिक प्लेन होगा जिस प्लेन में सारे इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर्स लाई करते होंगे, वो कैसे पता करेंगे कौन सा होगा? देखो, अभी एक्चुअली ऐसा क्यों होता है? दैट इज आउट ऑफ द सिलेबस, आउट ऑफ द स्कोप ऑफ द सिलेबस। एक्चुअली कैसा है ये एक्सप्लेन करना अभी ये वक्त सही नहीं है क्लास 12 में, ठीक है ना? अगर मैं तुमको बस एक याद रखने का एक टेक्निक दे रहा हूँ, ठीक है ना? टेक्निक ऐसा है कि इन एरोस को देखो और इन डॉट्स को देखो। डॉट्स समझ में आता है ना? डॉट्स अब ऐसा है, इस काइंड ऑफ ऑसिलेशन, और एरोज ऐसा है। डॉट वाला ऐसा करेगा और एरोज वाला ऐसा ऑसिलेट करेगा, राइट? दैट इज जस्ट फॉर द सेक ऑफ रिमेंबरिंग। अभी अगर ये रे ऑफ लाइट जाके इस सरफेस पे गिरता है तो देख के ऐसा लगता है ना कि एरोस जो होगा वो सरफेस पे घुस जाएगा। ऐसे ही देख के तो ऐसा लगता है ना दैट एरोस विल स्टिक इनटू द सरफेस, राइट? बट व्हाट विल हैपन टू द डॉट्स? डॉट्स वाला ऑसिलेशन जब वो आएगा सरफेस पे गिरेगा एंड इट विल बाउंस बैक। बात समझ में आ रहा है कि अगर ये सरफेस है, ये डॉट वाला स्ट्रक्चर, बिकॉज तुमको ये दिखाई दे रहा है, ये क्या है? डॉट। तो ये वाला, ये तो ऐसे ऑसिलेट कर रहा है, तो ऐसे इमेजिन करो कि ये अगर
आके सरफेस पे ऐसा गिरता है, गिरने के बाद ये क्या करेगा, बाउंस ऑफ करेगा, मतलब रिफ्लेक्ट होके जाएगा, राइट। लेकिन जो ऐसा एरोज है वो जब सरफेस पे गिरेगा वो क्या हो जाएगा, इट विल स्टिक टू द सरफेस, मतलब रिफ्लेक्टेड लाइट में एरोज हमको दिखाई नहीं देगा। सो दैट इज़ द रीज़न, हमेशा इस चीज़ को ऐसे करके याद रखना कि डॉट्स अगर ऐसा है, ये आके सरफेस पे गिरेगा और ऐसा निकल जाएगा, डॉट्स सारे बाउंस ऑफ कर जाएंगे और एरोज सारे स्टिक हो जाएंगे। समझ में आया? तो ये जो रिफ्लेक्टेड लाइट है इसका प्लेन ऑफ पोलराइजेशन क्या है, ये जो डॉट्स दिख रहा है सबका इलेक्ट्रिक फील्ड तो मेरे थंब के अलॉन्ग है ना, तो प्लेन ऑफ पोलराइजेशन ये होगा, दैट इज परपेंडिकुलर टू द ग्रीन बोर्ड। जो प्लेन ऑफ पोलराइजेशन है दैट इज परपेंडिकुलर टू द ग्रीन बोर्ड, या प्लेन ऑफ इंसिडेंस भी कह सकते हो। ग्रीन बोर्ड ही है ना प्लेन ऑफ इंसिडेंस, इंसिडेंट रे इज प्रेजेंट इन द ग्रीन बोर्ड, तो एग्जाम में तो ऑब्वियसली ग्रीन बोर्ड नहीं लिखोगे ना, क्या लिखोगे, द ऑसिलेशंस आर, द प्लेन ऑफ ऑसिलेशन इज परपेंडिकुलर टू द प्लेन ऑफ इंसिडेंस, ऐसे करके लिखना है। बात समझ में है? अच्छा, क्लियर, ओके। तो ये कब होता है, ये तब होता है जब रिफ्लेक्टेड रे एंड रिफ्रैक्टेड रे के बीच एंगल कितना होता है, 90 डिग्री। ये है कंडीशन, when the reflected ray and the refracted ray makes an angle of 90 degree with each other, it is that situation जब रिफ्लेक्टेड रे कंप्लीटली पोलराइज्ड होता है और उसका जो प्लेन ऑफ पोलराइजेशन है दैट इज परपेंडिकुलर टू द प्लेन ऑफ इंसिडेंस, ऐसे करके लिखना है, ठीक है। अच्छा, ये अगर आई बी है, ये भी आई बी होगा, एंगल ऑफ इंसिडेंस इज इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। अच्छा, ये आई बी है, ये अगर आर है, वी कैन यूज स्नेल्स लॉ। तो ये अगर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स म्यू है, इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1 है, तो मैं लिख सकता हूँ 1 इंटू साइन आई बी इज इक्वल टू म्यू इंटू साइन आर। मेरा मोटिव क्या है, मेरा मोटिव है आई बी का वैल्यू निकालना कि वो एंगल ऑफ इंसिडेंस क्या होगा जब रिफ्लेक्टेड लाइट विल बी कंप्लीटली पोलराइज्ड। इज दैट क्लियर? ओके, बढ़िया। तो इफ दिस इज आई बी, कैन यू टेल मी ये एंगल कितना होगा? ये पूरा 90 डिग्री है भाई, है ना। ये आई बी तो कितना होगा, 90 माइनस आई बी, करेक्ट। अच्छा, फिर इसको देखो, ये भी 90 डिग्री पे है, रिफ्लेक्टेड रे एंड रिफ्रैक्टेड रे मेक एन एंगल ऑफ 90 डिग्री। तो ये वाला पोर्शन अगर 90 माइनस आई बी है तो ये वाला पोर्शन कितना होगा, आई बी होगा। अच्छा, ये वाला अगर आई बी है, इस वाले राइट एंगल को देखो, ये अगर आई बी है तो आर का वैल्यू कितना होगा, 90 माइनस आई बी होगा, होगा ही नहीं होगा, होगा ना। सो आर का वैल्यू हो गया 90 माइनस आई बी। तो हमने लिखते हैं दैट इज साइन आई बी दैट इज म्यू इंटू साइन आर। साइन आर का मतलब है साइन 90 माइनस आई बी दैट इज कॉस आई बी, साइन 90 माइनस थीटा इज कॉस थीटा, ये आ जाएगा कॉस आई बी। तो इसको अगर इधर लेके आ जाओ तो ये बन जाएगा 10 आई बी इज इक्वल टू वट, म्यू, और आई बी का वैल्यू कितना हो जाएगा, दैट इज 10 इनवर्स ऑफ म्यू। So this is the angle of incidence when we shall get the reflected light to be completely polarized. And remember the condition, under such circumstances the reflected light and the refracted light will have an angle of 90 degree with each other. और इस एंगल को हम क्या बोलते हैं, ब्रूस्टर्स एंगल। बोलो, समझ में आया नहीं है ना?